जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, नाटो का 31st सदस्य कौन सा देश बना? विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो आपको याद रखना है दोस्तों, फिनलैंड 31st यानी 31वां देश बना है फिनलैंड। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सबसे आगे है, आपको ये बात तो पता होगी। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर नाटो में फिनलैंड शामिल क्यों हुआ? जैसा कि आप सभी को पता है, जो नाटो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका 31st मेंबर फिनलैंड बना। तो आखिर क्यों शामिल हुआ, इसे हम समझते हैं। मैप में अगर आप देखें तो ये पूरा जो मैप है, यहां पर देखिए पूरा रशिया का आप मैप देख पा रहे हो। कितना बड़ा है रशिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया रशिया का है। अब रशिया क्या करता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज पर प्रेशर डालता है। तो नाटो बनाया ही रशिया के खिलाफ गया था। अब अगर आप लोकेशन को देखें तो यहां पर है फिनलैंड, जो कि रशिया के साथ सीमा बनाता है। तो फिनलैंड को डर है कहीं रशिया उसके ऊपर आक्रमण करके उसकी जो संप्रभुता उसे खत्म ना कर ले और फिनलैंड को अपने अंडर ना कर ले। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में युद्ध चले, और अभी ये जो प्रोसेस है चलती जा रही है पूरी दुनिया में। हमने एक प्रकार का ऐसा भी देखा कि यूक्रेन पर आक्रमण हुआ, तो इससे बचने के लिए नाटो संगठन बनाया गया था, रूस से बचने के लिए। तो फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद फिनलैंड को भी अपनी सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसी वजह से फिनलैंड इसका मेंबर बन गया। दोस्तों, और वाकई अगर वजह देखें यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण क्यों किया, तो इसका वजह है नाटो। क्योंकि यूक्रेन नाटो पे शामिल होने वाला था और रूस को खतरा था कहीं नाटो मिलकर के उस पर हमला ना कर दे। क्योंकि नाटो में ऐसी ट्रीटी है, जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनमें से किसी भी सदस्य देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वो सब मिल करके उस देश के खिलाफ हमला बोल देते हैं। अब दोस्तों, आपको मैंने पूरी बात तो समझा दी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नाटो के बारे में। 1949 में नाटो की स्थापना हुई और एक प्रकार का ये मिलिट्री अलियांस है, यानी सैन्य गठबंधन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट में इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, शीत जो युद्ध हुआ था, यानी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद सोवियत विस्तार बढ़ रहा था, उसको रोकना था और सदस्य राज्यों को आक्रमण से बचाना था। इस रक्षा समझौते के तहत नाटो का गठन किया गया। मैंने आपको पहले ये पॉइंट बता दिया है। ठीक है, जब नाटो की स्थापना हुई थी तब ये सदस्य देश शामिल थे। अब इनकी संख्या 31 हो गई, यानी 31 देश इसमें शामिल हो गए हैं। कौन कौन से देश नाटो में शामिल हैं, आइए देखते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरे देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके पहले मैसेडोनिया शामिल हुआ था। अब 31 जो बना है वो है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में आप सभी को बता दूं, फिनलैंड की कैपिटल जो है ये है हेलसिंकी, या हेलसिंकी आपको याद रखना है। करेंसी है इसका यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है सना मरिन। क्या नाम है इनका? सना मरिन नाम है। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 492 डेज लगातार हो गए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए, और आज 3 अप्रैल है, और आज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जा रही है। लास्ट में ल्यूशन स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। केवल 25 से 30 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो जाती है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ जीके, स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किया जाता है। ओडिशा दिवस, या फिर इसे आप कह सकते हैं उत्कल दिवस, कब मनाया गया? व्हेन इज ओडिशा डे और उत्कल डे सेलिब्रेटेड? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस, या फिर उत्कल दिवस आप इसे कह सकते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था, और इस बार 88 नंबर का ओडिशा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ओडिशा राज्य के बारे में जान लेते हैं, ओडिशा की लोकेशन को देख लेते हैं। यह है ओडिशा राज्य। यहां पर आप देख पा रहे हैं
इसके पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, तो ये 3 आप देख चुके हैं, और चौथा है आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा राज्य की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं और चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है इनका? नवीन पटनायक नाम। विधानसभा सीटें टोटल 147 है, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें 10 है। यहाँ पर धनु यात्रा, कोणार्क महोत्सव, नुआखाई उत्सव और लंका पोड़ी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पर मार्च मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो पहले से अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं देखा, वो अपलोड हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है आपके यहाँ पर चैनल पर, क्रेजी जीके ट्रिक पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। वेयर हैज जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन। अब दोस्तों ये कहां पर हुआ है? भोपाल में। तो भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहां पर हमारी 3 सेनाएं हैं, उन सभी का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है और सभी ने पार्टिसिपेट किया है। सम्मेलन का विषय आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट। आपको ये थीम आपको याद रखना है, इसका विषय आपको याद रखना है। दोस्तों सम्मेलन का आखिर विषय क्या है? इसका ये सब्जेक्ट है कि हमारी तीनों सेनाएं मिल करके अपने दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दें। यानी अगर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो हमारी तीनों सेनाएं अपने आप को कोऑर्डिनेट करें और भविष्य में मिल करके एक साथ काम करें। क्लियर है? इस सम्मेलन में आपको कौन कौन देखने को मिले? जो सीडिया से प्रेजेंट में 2nd नंबर के अनिल चौहान जी, सेना प्रमुख जनरल हैं मनोज पांडे जी 29वें नंबर के, एयर चीफ मार्शल हैं वीआर चौधरी जी, नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। तो ये सारे सीट्स कमांडर जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों बात यहाँ पे एमपी की है, तो एमपी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों एमपी में अभी 53 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और एमपी का 53 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है मऊगंज। क्या है? मऊगंज। अभी एमपी के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही फेमस योजना स्टार्ट कर दी है, वो है लाडली बहना योजना। इसके तहत हर महीने ये अपनी बहनों को 1000 रुपए देंगे मामा जी शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना आपने नाम सुना होगा, अब लाडली बहना योजना भी स्टार्ट कर दी गई है। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन? तो इनका नाम है अतुल आनंद। क्या नाम है? अतुल आनंद। तो नौसेना संचालन के ये महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, इनका नाम है अतुल आनंद। क्लियर है? दोस्तों नौसेना की बात कर लेते हैं। तो नौसेना का काम होता है हमारा जो ये कोस्टल बाउंड्री है उसकी रक्षा करना, हमारी समुद्री हितों को और सीमाओं की रक्षा करना। इनका आदर्श वाक्य है शम नो वरुणा। नौसेना प्रमुख कौन है प्रेजेंट में? आर हरि कुमार है। देखिए 4 दिसंबर को हर साल नेवी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में, मतलब आप कह सकते हैं अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, और अभी हाल ही में 2-3 घंटे पहले ही वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह बने हैं। वाइस एडमिरल का पद किसे मिल गया है? जसजीत सिंह को मिला है। इमेज में आप देख पा रहे हैं। अब इनके बारे में हम कल कवर करेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे रूट एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेस मिलेगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों जीएस फाउंडेशन कोर्स, मैथ्स कोर्स और एसएससी टारगेट बैच, बहुत सारी ई बुक्स, बहुत कुछ अवेलेबल है जिसको एक बार में बयान नहीं किया जा सकता। आप रूट एप्लीकेशन को जा करके डाउनलोड करिए, वहां पे विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वह कौन थे? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सलीम दुर्रानी ये क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। कौन थे ये क्रिकेटर थे। इमेज में आप देख पा रहे हैं सलीम दुर्रानी को। ऑलराउंडर प्लेयर थे, भारत के लिए ऑलराउंडर प्लेयर की तरह ये कार्य करते थे।
तो दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ है। कहां पर? अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में हुआ था। 1934 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बात निधन की है। हाल ही में जो निधन हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है, उसे आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनोसेंट की। ये मशहूर मलयालम एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इंटेल के सह संस्थापक इनका नाम है गॉर्डन मूर। दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आप सभी के सामने नॉलेज फैक्ट्री है और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम इंडियन एम्बेसडर्स की बात करेंगे जो विभिन्न देशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुहेल एजाज खान की। सऊदी अरब में ये भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। स्लोवाक गणराज्य के सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव जी यहां पर ये एम्बेसडर हैं। बोस्निया के एम्बेसडर हैं भारतीय एम्बेसडर पार्थ सतपथी। क्या नाम है? पार्थ सतपथी। अवतार सिंह की बात करें तो गिनिया गणराज्य के ये भारतीय राजदूत हैं। डॉक्टर आदर्श स्वेका कुवैत में है। माल्टा में है, इनका नाम है सुश्री ग्लोरिया गांते। और सीबी जॉर्ज की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जापान में भारतीय राजदूत हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? विच स्टेट कांगड़ा टी हैज रिसीव्ड द यूरोपियन जीआई टैग? तो कांगड़ा चाय भारत में बहुत ज्यादा फेमस है और ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो यूरोपीय जीआई टैग मिलना अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसे जीआई टैग दिया गया है यूरोपीय आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय आयोग के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अभी हाल ही में कुछ और भी जीआई टैग दिए गए हैं। यह है सुंदरजा आम। दोस्तों जो सुंदरजा आम है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध किस जिले से है? तो एमपी में रीवा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो सुंदरजा आम का संबंध रीवा से है। ठीक है। मुरैना की गजक आप सभी को पता है। छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले की दुबराज चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग है जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई सेलिब्रेटेड? तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। कब? 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग समिति ने अपना सुझाव दिया था, उसके बाद से 1927 में हिल्टन यंग कमेटी ने अपना सुझाव दिया था और उनके सुझाव के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रोविजन के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी। अब आपको यह बात ध्यान रखना है, उस समय जब स्थापना की गई थी तब आरबीआई जो था वो किसके अंडर था? अंग्रेजों के अंडर था। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है इनका? सर ओसबॉर्न स्मिथ। 1949 जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, याद रहेगा आपको। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। पहले 1937 में कलकत्ता में था। 1937 में कलकत्ता से इसे ट्रांसफर किया गया मुंबई। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर आपको नाम याद रखना है शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी सिटीज हैव बीन टारगेटेड टू मेड 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बाय द ईयर 2024? तो 1000 कितना? 1000 आपको याद रखना है, 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इमेज में जो आप व्यक्ति देख पा रहे हैं ये है हरदीप पुरी जी। क्या नाम है इनका? हरदीप पुरी जी। इनके पास मंत्रालय है, केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं ये। तो इनके पास ये मंत्रालय है। इन्होंने जो है स्वच्छोत्सव के दौरान अभी घोषणा कर दी, ऐलान कर दी है कि हम 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त बनाएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच को रोकना। तो हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी भी दी है इन्होंने कि जो शहरी भारत है वहां पर खुले में शौच से मुक्त बहुत सारे शहर लगभग हो ही गए हैं,
जो पूरे भारत में जितने भी शहर है वो पूरे खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, ओडीएफ हो गए हैं, ठीक है, ओपन डेफेकेशन फ्री हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे क्लीन फेस्टिवल, जिसे हम बोलते हैं स्वच्छोत्सव। ये कब से स्टार्ट किया गया? 2019 से स्टार्ट किया गया। और जो स्वच्छता के प्रति स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट किया गया था। नाम से स्पष्ट है, इसका काम है भारत में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना, अवेयर करना लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू फोबिया का निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका टू कंडेम हिंदू फोबिया? तो ये जो राज्य है ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा की है। इसका क्या मतलब है? दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो देश है, बहुत सारे जो राज्य हैं वो टारगेट करते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो एक कट्टर धर्म है। तो इसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव को पारित किया। नहीं, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म दुनिया में उन धर्मों में आता है जहां पर आपको एक सम्मान देखने को मिलेगा, यहाँ पर हिंसा नहीं होती है, तो यहाँ पे सबका आदर किया जाता है, ऐसा जॉर्जिया राज्य का कहना है। अमेरिका में है जॉर्जिया राज्य। कहां पर है? अमेरिका में है। टोटल 50 स्टेट है, उन्हीं 50 स्टेट्स में एक स्टेट आता है जिसे हम बोल रहे हैं जॉर्जिया। तो जॉर्जिया राज्य की असेंबली ने हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति जो पूर्वाग्रह है उसकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है। क्लियर है दोस्तों? और ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला स्टेट बन गया है। दोस्तों इनका यह भी कहना है कि जो हमारे यहाँ हिंदू हैं और जो अमेरिकी है, अमेरिकी हिंदू का इनके देश में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं, केवल भारत में ही नहीं मानते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म के लोग जो है वो कट्टर है। ठीक है, प्रस्ताव में ये भी बात कही गई है कि इनका जो हिंदू और अमेरिकी समुदाय का जो योगदान रहा है वो रहा है वित्त में, शिक्षा में, विनिर्माण में, ऊर्जा में, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं ने अपना योगदान दिया है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है। वॉर एंड वीमेन नाम का जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक वॉर एंड वीमेन? तो इसके जो यहाँ के ऑथर हैं इनका नाम है डॉक्टर एम ए हसन। क्या नाम है? डॉक्टर एम ए हसन। वॉर एंड वीमेन इन्होंने अभी इस पुस्तक को लिखा है। अब सवाल उठता है कि इस पुस्तक में क्या बात बताई गई है। 1971 का वॉर अगर आपको याद होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो 1971 के युद्ध के दौरान यौन हिंसा की जो शिकार हैं, बंगाली महिलाओं को बहुत जो पीड़ा हुई है उस पर प्रकाश डाली गई है इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारी यौन हिंसा की गई थी, बहुत सारी बंगाली महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था, उन सभी बातों को इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों डॉक्टर एम ए हसन की जो पुस्तक है वॉर एंड वीमेन, ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52 नंबर के सेशन के दौरान लॉन्च कर दी गई है। कुछ अन्य पुस्तकें जो आपको जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी ने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, प्रीति शोनाय ने लिखी है प्लेस कॉल्ड होम। ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, आपको याद रखना है। साथियों अब हम यहाँ पे RRR सीरीज पे आ गए हैं, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर 2022। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारतीय सेना के द्वारा 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 27 अक्टूबर को मनाया गया। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लाएं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है। थुंडी तट और कदमत तट नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया। ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों कहां पर हैं? लक्षद्वीप में है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विलय दिवस जम्मू कश्मीर कब मनाया गया? व्हेन इज मर्जर डे जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड? 26 अक्टूबर को मनाया गया। किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटर के बराबर फीस की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स भारत में इसकी घोषणा की गई है कि जो महिला क्रिकेटर हैं उनको पुरुष क्रिकेटर के बराबर फीस दी जाएगी।
कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ हर घर जल स्टेट रिसेंटली? तो हर घर जल राज्य घोषित किया गया, ये कौन सा राज्य है? तो ये है गुजरात। क्या नाम है इस राज्य का? गुजरात नाम। दोस्तों 2 अप्रैल को आपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड की होगी, जहां पर मैंने 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर कराया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन होता है हर संडे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स का हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं सैटरडे को। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? तो आपने पढ़ा है 31 मार्च को। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं यूएई के उपराष्ट्रपति। व्हाट इज पर्सनल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो भारत की रैंकिंग है 144। हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम? तो अभी ये बनी है मैथिली ठाकुर। संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार देश कौन बना है? तो ये देश का क्या नाम है? सऊदी अरब। When is International Transgender Day of Visibility 2023 celebrated 31 मार्च? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूर संचार नेटवर्क लिंक को कहां पर संचालित किया गया? दिल्ली में। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? इन दोनों ने स्विस ओपन जीता है, बैडमिंटन प्लेयर है। हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है शकीब अल हसन। दोस्तों ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे से आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं और यह है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड में आप सभी को पता है जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के, वहां पे सभा हो रही थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, गोलियां चला दी। नेक्स्ट है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ये कब आया था? 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। इस मूवमेंट के तहत जो भी विदेशी चीज थी उसका बहिष्कार किया जाता था, उससे और जितने भी कॉलेज स्कूल हैं जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे उसमें कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें एक थाने को उड़ा दिया गया था। उसके बाद से फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और बोला गया था गो बैक साइमन। और साइमन कमीशन जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसकी समीक्षा करने आया था कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर जो थे उनमें से किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया है। भगत सिंह जी के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था? 1929 में किया गया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, जब इन्होंने दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट है सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लगातार बैक टू बैक, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, आज का स्टैटिक एमसीक्यू जीके का पिटारा आप सभी के सामने है। आज हम यहाँ पर पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा दूर हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, राष्ट्रपति अनुसूची से रिलेटेड है, शेड्यूल से रिलेटेड है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक इन सभी का जो वेतन है किसमें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड शेड्यूल, दूसरे अनुसूची में दिया गया है। किसमें? सेकंड शेड्यूल। तो आपको ऐसे याद रखना है, मुझे वेतन दो। आप किसी से बोलते हो ना मुझे वेतन दो,
वेतन 2 यानी शेड्यूल 2। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी यानी तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची में क्या है? तो थर्ड में है शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, आज जो शपथ लेते हैं ना वो सब थर्ड शेड्यूल में है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात कही गई है? चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से। 22 भाषाएं हैं। इनमें से भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो आपको बताना है ये कौन सा है। यह 6th शेड्यूल। क्या है? 6th शेड्यूल। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपको अभी पढ़ा है मैंने, अनुसूची 8 है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये था 9th शेड्यूल। पहले 8 शेड्यूल थे। 9th शेड्यूल 1951 में सबसे पहला संविधान का जो संशोधन था वो 9th शेड्यूल से जोड़ा गया था। जो भूमि का अधिकार था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार था। इनमें से बहुत सारे क्लॉजेस हटा दिए गए। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु राज्य का। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना तेलंगाना। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो सबसे पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा, शेड्यूल 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, जो सबसे पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का नाम है, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। और सबसे पहले तो आप अपना नाम ही लेते हो ना, तो सबसे पहला अनुसूची, ऐसे ट्रिक से आप याद रखना, सबसे पहले कोई व्यक्ति आपसे आपका नाम पूछेगा तो राज्यों का नाम, केंद्र शासित प्रदेश का नाम अनुसूची 1 में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 1985 में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समय पे एंटी डिफेक्शन लॉ पेश किया गया था। कोई भी व्यक्ति जिसने सीट जीत ली है अगर वो दल बदलता है तो वो अयोग्य कहलाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी सर्टेन कंडीशन है, वो हम डिस्कस करेंगे फिर किसी दिन। दोस्तों 3 अप्रैल का आपका होगा टेस्ट। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा, बहुत अच्छे से पूरा सेशन सुना है। आइए देखते हैं आप 10 प्रश्नों में कितना स्कोर करते हैं। नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में। कब की गई? 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर किस देश में है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, आपने अभी पढ़ा है। ओडिशा राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओडिशा राज्य की स्थापना 1936 में की गई। लाडली बहना योजना का संबंध किस स्टेट से है? बताइए कमेंट बॉक्स पर। एमपी से है, मध्य प्रदेश राज्य से। एडमिरल आर हरि कुमार किस सेना के प्रमुख हैं? तो एडमिरल आर हरि कुमार ये नौसेना प्रमुख है। सलीम दुर्रानी, इनका जन्म कहां पर हुआ था? काबुल में, अफगानिस्तान में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? यह हरदीप सिंह पुरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 1942 में इसे स्टार्ट किया गया था। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में जो कल की इमेज थी वो एक हवा महल की इमेज है। नाजिया ने इनके बारे में बताया है, हवा महल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इनका दिया गया है। काशीराम ने भी बताया है हवा महल के बारे में, स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगी तो भी आप पढ़ सकते हैं। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस व्यक्ति की है, आपको इनके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। आज का सवाल है नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों काम की बात यह है कि बहुत सारी वैकेंसी इस साल रिलीज हुई हैं एसएससी में। जैसे मल्टीटास्किंग का एग्जामिनेशन जो है वो 2/5 से स्टार्ट होगा, शेड्यूल किया गया है। और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीए
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2/5 को भी है, और CHSL 2022 का Tier 2 26/6 को है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन भी है 27/6 से, और CGL जो 2023 सबसे बड़ी पोस्ट है जो 14/7 से स्टार्ट होगी, 27/7 तक चलेगी। तो आप लोगों के लिए काम की बात यही थी। इसके अलावा दोस्तों 2 अप्रैल का टेस्ट हुआ जिसमें कृष्ण कुमार, अनीता पाल, वैश्वी तनवर, स्मिता कुमारी, सोनू यादव ने टॉप कर दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर आप इसी प्रकार से इन टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर होता है डेली क्विज, वहीं पे आपको मिलता है डेली PDF। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वीडियो, PDF, क्विज सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको ये PDF मिलती रहती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शेयर कर दीजिएगा, अगर सेशन आपको वाकई पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फिर से इसी जोश, फिर से इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।